मूवी की शुरुआत में हमें एक हाई सिक्योरिटी जेल को दिखाया जाता है जिसके अंदर हम रे नाम के एक कैदी को देखते हैं जो वहां से भागने का प्लान बना रहा था। मैं पहले यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, फिर वहां से भागने की कोशिश करेगा और अगर नहीं भाग पाया तो मैं जेल तोड़ के भाग जाएगा क्योंकि मैं फिल्म का हीरो है। लेकिन रे इस वाले सेल से नहीं भागना चाहता था, वो इस जेल की सबसे बेस्ट वाली सेल से भागना चाहता था एंड इसी वजह से उसने अगले दिन वहाँ के कैदियों से फाइट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ गए जिन्होंने रे को पकड़ा और अपने साथ उस जेल की सबसे बेस्ट वाली सेल में ले गए एंड इस सेल का दरवाजा भी एक सिक्योरिटी कोड से खुलता था एंड जब रे को इस सेल में ले जाया जा रहा था तो उसी दौरान रे ने यह देखा कि एक गार्ड अपनी जेब में सिगरेट की डब्बी डाल रहा था, जिसका मतलब था कि अब वो सिगरेट पीने यहाँ से बाहर जाएगा। सेल के अंदर जाते ही रे आसमान की तरफ देखने लगा ताकि वो मौसम देखकर ये पता लगा सके कि गार्ड्स कितनी देर के लिए सिगरेट पीने के बहाने इस सेल से दूर जाते हैं। जिसके बाद रे वहां पर टॉयलेट पेपर के द्वारा छोटे छोटे बॉल्स बनाने लगा एंड उसी दौरान उसे खाने की प्लेट दी गई जिसके अंदर एक दूध का डब्बा था एंड उस दूध के डब्बे पर बहुत पतली एक पन्नी की लेयर चढ़ी हुई थी जिसे रे ने छुड़ा लिया। तभी वहां पर फिर से एक और गार्ड आ गया एंड रे ने इस बार उससे टाइम पूछ लिया। उस गार्ड ने रे को टाइम बताया जिसके बाद वो अपने साथी के साथ स्मोकिंग करने वहां से बाहर चला गया एंड रे को ये बात कंफर्म हो गई कि वो लोग कितने टाइम स्मोकिंग करने यहाँ से बाहर जाते हैं। लेकिन रे को अब ये कंफर्म करना था कि वो लोग कितनी देर तक यहाँ से बाहर रहते हैं एंड इसी वजह से उसने अपने सेल के अंदर ही काउंटिंग करनी शुरू कर दी। तभी हम देखते हैं कि जेल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। उसने अपनी गाड़ी को जेल के बाहर ही खड़ा कर दिया जिसके बाद वो वहां से जाने लगी। तभी उसकी गाड़ी में एक बहुत भयंकर धमाका होता है जिसकी वजह से जेल के सारे गार्ड्स का ध्यान उसी की तरफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड ने रे के सेल में देखा लेकिन रे वहां पर नहीं था, जिसका साफ मतलब था कि रे वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद फाइनली वहां पर आग बुझाने वाली गाड़ी आई जिसके अंदर मौजूद लोगों में रे भी शामिल था एंड रे ने मौका देखा और वहां से भागकर सीधा उसी लेडी के एक दूसरी गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों रे के ही टीम मेंबर हैं एंड रे ने इन दोनों के साथ मिलकर पहले से ही जेल से भागने का प्लान बनाया था। इस लेडी का नाम एबिगेल है और इस आदमी का नाम हुस है। इन दोनों ने रे को एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर उतारा और वहां से चले गए। रे ने उस पब्लिक टेलीफोन बूथ से जैसे ही एक आदमी को कॉल करके 100 टाइम कहा वैसे ही वहां पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद रे एक बार फिर से पुलिस वालों के हाथों पकड़ा गया। लेकिन वो पुलिस वाले जब तक रे को पकड़कर वहां से ले जाते उससे पहले ही रे ने जिस आदमी को कॉल कर दिया था वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है जो पुलिस वालों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था। इस आदमी का नाम क्लार्क है। जिसके बाद वो पुलिस वाले क्लार्क और रे को अपने साथ उसी जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं जहां पर क्लार्क ये कह रहा था कि रे कोई मुजरिम नहीं है बल्कि वो एक B&C नाम की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक है एंड इसी वजह से वो तरह तरह की जेल में जाकर वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वहां के वार्डन को ये पता चल सके कि उनकी जेल सिक्योरिटी के मामले में कितनी अच्छी है। बेसिकली रे का यही काम है एंड इस काम को करने के लिए उसे या तो कोई सरकारी मुलाजिम हायर करता है या फिर कोई जेल का वार्डन हायर करता है। एंड रे ने आज तक 14 जेलों से भागने का रिकॉर्ड बनाया है एंड साथ में क्लार्क ने उस वार्डन को ये भी कहा कि तुम्हें अपनी जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी बात पर वार्डन ने रे से ये पूछ लिया कि आखिर वो वहां से कैसे भागा, जिसके बाद रे ने उसको अपना सारा प्लान बताना शुरू कर दिया। रे ने उस वार्डन को ये बताया कि उसने जानबूझकर उस जेल के कैदियों से फाइट की ताकि उसे उस जेल के सबसे बेस्ट वाले सेल में डाला जा सके एंड सेम ऐसा ही हुआ। गार्ड्स ने उसको पकड़ा और उसे उस जेल के सबसे बेस्ट वाले सेल में बंद कर दिया। वहां पर उसने टॉयलेट पेपर के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स बनाए जिन बॉल्स को उसने उस गेट की खिड़की के कोने पर लगा दिया जिस खिड़की के द्वारा उसे खाने की प्लेट दी जाती थी। जिसके बाद उसने इजीली उस गेट की खिड़की को खोल लिया एंड उस गेट के बगल में लगे सिक्योरिटी कीपैड पर उसने उसी पन्नी की लेयर को चिपका दिया जिस पन्नी की लेयर को उसने दूध के डब्बे से छुड़ाया था। एंड जैसे गार्ड ने उस सिक्योरिटी कीपैड पर पासवर्ड डाला तो वो पासवर्ड उस पन्नी की लेयर पर छप गया जिसकी वजह से रे को इजीली उस गेट का पासवर्ड पता चल गया। एंड बाकी का प्लान रे ने अपने दोस्तों के साथ पहले से ही बना रखा था। एंड रे जैसे उस सेल से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को रीप्ले किया ताकि गार्ड्स को ये शक ना हो कि रे अपने सेल में नहीं है। जिसके बाद वो एक पाइपलाइन के द्वारा बगल के एक फायर ब्रिगेड स्टेशन पहुंचा एंड वहां पर उसने सबसे पहले अपनी ड्रेस को चेंज किया। एंड रे की ये सारी बातें सुनकर वार्डन हैरान हो गया था एंड उसी बीच क्लार्क ने उसको ये कहा कि वो उन लोगों से पैसे लेगा जिन लोगों ने उन लोगों को इस काम को करने के लिए हायर किया था। जिसके बाद फाइनली वार्डन ने उन दोनों को छोड़ दिया एंड फिर अगले दिन रे रेडी होकर अपने ऑफिस पहुंचा जहां पर उससे मिलने एक जेसिका नाम की CIA ऑफिसर आई हुई थी। जेसिका ने रे से एक प्राइवेट जेल का जिक्र करते हुए रे को ये बताया कि उस प्राइवेट जेल को एक हाई सिक्योर जेल बनाया गया है जहां पर बहुत सारे खतरनाक कैदियों को रखा जाएगा एंड हम चाहते हैं कि तुम उस जेल में जाकर उस जेल की सिक्योरिटी चेक करो ताकि कोई भी खतरनाक कैदी उस जेल में जाने के बाद वहां से ना भाग पाए।
जाए एंड इस काम के लिए जेसिका ने रे को उसकी फीस से ज्यादा पैसे देने का वादा किया। लेकिन साथ में जेसिका ने यह शर्त रखी कि इस मिशन को रे को अकेले ही करना होगा, इस मिशन में उसके साथ ही इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये सुनने के बाद एबिगेल मना करने लगी क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन उसके मना करने के बावजूद रे इस मिशन को करने के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि एबिगेल रे को ये बता रही थी कि वो उस जेल के अंदर एक फेक नाम से जाएगा जिसके ऊपर नॉन वेलेबल आरोप लगा होगा जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह। जिसके बाद उसने रे को एक स्पेशल तरह का इवैक्यूएशन कोड दिया ताकि अगर जेल में कल को कोई दिक्कत हो तो रे वहाँ के वार्डन को ये कोड बताएगा, जिसके बाद रे को उस जेल से छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ उसने रे की बॉडी में एक ट्रैकर को प्लांट कर दिया ताकि वो लोग रे को ट्रैक कर सके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे एंड इसी वजह से इन्होंने रे के ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी में इस ट्रैकर को प्लांट कर दिया। जिसके बाद प्लान के मुताबिक रे को उसी लोकेशन पर भेजा गया जहां पर उसे पुलिस पकड़कर ले जाने वाली थी। लेकिन वहां पर एक वैन आकर रुकी जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलकर रे को मारते पीटते उस वैन के अंदर ले गए एंड फिर वो लोग वहां से चले गए। रास्ते में उन लोगों ने रे की बॉडी में एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उन लोगों ने उसकी बॉडी में से ट्रैकर को ढूंढकर बाहर निकाला एंड इधर हुस और एबिगेल ने जब रे को ट्रैक करने की कोशिश की तब उन दोनों को ये पता चला कि रे की बॉडी में से ट्रैकर को निकाल दिया गया है। जिसके बाद जब रे को होश आया तो उसने ये देखा कि वो एक बहुत बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था एंड वहां के कैदियों को छोटे छोटे कांच के बने कंटेनर में बंद किया गया था, जिस कंटेनर में कैदियों के सोने के लिए सिर्फ बेड मौजूद था एंड उस कंटेनर के आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए थे जिनकी मदद से उन कैदियों पर नजर रखी जा रही थी एंड वहां के गार्ड्स ने एक स्पेशल तरह का अपने चेहरे पर मास्क पहना था ताकि वहां का कोई भी कैदी ये पता ना लगा पाए कि कौन सा गार्ड्स कहां पर ड्यूटी कर रहा है। ये जेल इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी कि एक बार रे भी घबरा गया था, जो आज तक किसी भी जेल में जाने के बाद नहीं घबराया था एंड इसी वजह से उसे जैसे ही उस जेल के वार्डन हॉब्स के पास पेश किया गया तो उसने जल्दी से अपना इवैक्यूएशन कोड बताना शुरू कर दिया। लेकिन हॉब्स ने उसके कोड को पहचानने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद उसने रे को ये कहा कि उसे पूरी उम्र भर इसी जेल में रहना होगा। इतना कहने के बाद हॉब्स वहां से चला गया, जिसके बाद रे को ये महसूस हुआ कि उसे जानबूझकर किसी ने इस जेल के अंदर भेजा है। जिसके बाद रे को बाकी कैदियों के बीच ले जाया जाता है जहां पर रे झांक झांक करके वहां से भागने का रास्ता देख रहा था, लेकिन उसी दौरान कुछ गार्ड्स एक कैदी को पकड़कर ले आते हैं जिसे वो लोग सभी कैदियों के बीच बुरी तरह मारने लगते हैं। उन गार्ड्स के वहां से जाते ही रे के पास एक जावेद नाम का कैदी आ जाता है जो रे से बेमतलब में ही लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब में जब रे ने उसको मार दिया तो उसके बाकी के साथी भी रे को मारने वहां पर आ गए। लेकिन वो सारे कैदी रे को मारते उससे पहले ही वहां पर एमिल नाम का एक कैदी आ जाता है, जिसके एक आवाज लगाने पर ही वो सारे कैदी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एमिल ने रे को जेल में कोई और परेशान ना करे इसी वजह से उसने रे को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन रे ने उसके मुंह पर ही उसके ग्रुप में शामिल होने से उसे साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद एमिल ने रे को एक कहानी सुनाई। उसने रे को ये बताया कि वो एक विक्टर मैनहेम नाम के आदमी के लिए सिक्योरिटी का काम करता था एंड विक्टर मैनहेम अमीरों से पैसे लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था एंड कुछ अमीरों ने उसका एड्रेस निकलवाने के लिए मुझे जेल में बंद करवा दिया, लेकिन मैं उन लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। इस कहानी को सुनाने के बाद एमिल ने ये देखा कि रे इधर उधर ताक झांक कर रहा था एंड जब उसने रे से इस बारे में पूछा तब रे ने उसको ये बताया कि वो सामने वाले आइसोलेशन सेल में जाना चाहता है एंड इस चीज के लिए रे ने एमिल से मदद मांगी एंड एमिल भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया। उसने जानबूझकर उसे मारना शुरू कर दिया एंड इतने में वहां पर गार्ड्स पहुंच गए जिन्होंने उन दोनों को पकड़ा और अलग अलग आइसोलेशन सेल में डाल दिया। उस आइसोलेशन के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थी एंड वार्डन के कहने पर उन लाइटों को जला दिया गया, जिसकी किरणों से और उसकी गर्माहट से रे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर बाद रे को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है एंड उसको चेक करने के लिए उसके पास एक डॉक्टर आता है एंड जब वो डॉक्टर रे को चेक कर रहा था उसी दौरान रे ने उस डॉक्टर से ये पूछा कि वो कहाँ पर है, लेकिन उस डॉक्टर ने रे को बताने से साफ साफ मना कर दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एबिगेल और हस क्लार्क के पास जाते हैं क्योंकि जेसिका का दिया हुआ चेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। क्लार्क ने उन दोनों को समझाते हुए उन दोनों से ये कहा कि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, मैं बहुत जल्द जेसिका को यहाँ पर बुलाऊंगा एंड उससे इस बारे में बात करूंगा। एमिल से दोबारा मिलने पर रे ने उससे एक और छोटी सी मदद मांगी। उसने एमिल से ये कहा कि उसे एक छोटा सा धातु का टुकड़ा चाहिए, जिसे लेने खुद एमिल हॉब्स के पास गया क्योंकि हॉब्स उससे बार बार विक्टर का पता पूछा करता था एंड इस बार भी हॉब्स ने एमिल से विक्टर का पता पूछा, लेकिन हमेशा की तरह एमिल ने इस बार भी विक्टर का पता बताने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से हॉब्स को गुस्सा आ गया एंड इसी वजह से उसने अपने गार्ड्स को बोलकर विक्टर के मुंह में जबरदस्ती पानी की पाइप डलवाकर पानी को चालू करवा दिया एंड उसी वक्त एमिल ने एक धातु का छोटा सा टुकड़ा उठा लिया जिसे ले जाकर उसने रे को दे दिया
जिसके बाद रे एमिल को अपना सारा प्लान बताते हुए उससे ये कहता है कि उसे दोबारा से उसे आइसोलेशन सेल में जाना है। एंड इस बार भी एमिल उसकी मदद करने के लिए कैदियों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार रे भी उसके साथ मिलकर कैदियों को मारने लगा। एंड उसी बीच वहां पर गार्ड्स पहुंच गए जिन्होंने रे को पकड़ा और उसे दोबारा से उसी आइसोलेशन सेल में डाल दिया। गार्ड्स ने एमिल को भी पकड़कर एक दूसरे सेल में डाल दिया। वहां के वार्डन और उसके गार्ड्स का ध्यान रे के ऊपर ना पड़े, इसी वजह से एमिल ने अपने सेल के अंदर ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। एंड जब सभी की निगाह एमिल पर थी तो उसी दौरान रे अपने आइसोलेशन के फर्श के नट को उसी धातु के टुकड़े से पिघलाना शुरू कर देता है। वो पूरा आइसोलेशन ही एल्युमिनियम का बना हुआ था, इसी वजह से कुछ ही देर में वो नट पिघल कर बाहर आ गया। एंड उस आइसोलेशन की जो फर्श थी वो लोहे की बहुत पतली चादर से बनी हुई थी जो नट के बाहर आने पर इजीली खुल जाती है। उसके खुलते ही रे वहां से एक पाइपलाइन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी उसी दौरान उससे एक पाइपलाइन टूट जाती है जिसकी वजह से वहां पर पानी गिरना शुरू हो जाता है। थोड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली रे ऊपर की तरफ जाते जाते वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो पूरी तरह हैरान हो गया था। बाहर आते ही रे ने देखा कि वो लोग जिस जेल के अंदर बंद है वो जेल एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर खड़ी 1000 फुट लंबी और 200 फुट ऊंची शिप के अंदर बनी हुई है। ये देखने के बाद रे अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था, जिसके बाद वो खुद ही उसी सेल में वापस चला जाता है, लेकिन तब तक उस सेल में पानी भर चुका था। एंड जैसे वार्डन और गार्ड्स को ये पता चला कि सेल के अंदर पानी भरना शुरू हो गया तो उन्होंने जल्दी से रे को उस सेल से बाहर निकाला। रे ने जिस नट को पिघलाकर बाहर निकाला था, जब वार्डन ने उस नट को देखा तो उसके गार्ड्स ने उसको समझाया कि पानी के तेज बहाव की वजह से ये नट बाहर आ गया होगा। उसके बाद वार्डन जब अपने ऑफिस में गया तब उसके पास क्लार्क का फोन आया। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्लार्क ने ही जानबूझकर रे को यहाँ पर भेजा था। एंड रे के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्लार्क की वजह से ही हो रहा है। जिसके बाद वार्डन के कहने पर ही उसके गार्ड्स रे को बुरी तरह मारने लगे ताकि रे के दिमाग में ये बैठ जाए कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता, साथ ही वो यहाँ से भागने का कोई भी प्लान ना बनाए। रे भी पूरी तरह हार मान चुका था, लेकिन एमिल ने उसको समझाकर उसे मोटिवेट किया। जिसके बाद रे ने एमिल को अपनी एक कहानी बताई। उसने एमिल को ये बताया कि आज से 3 साल पहले वो एक वकील था एंड उसने एक अपराधी को सजा दिलाया जो रे से बदला लेना चाहता था। उस अपराधी ने पूरे 3 साल तक उस जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाया एंड फाइनली वो जेल से बाहर निकल गया, जिसके बाद उसने रे की वाइफ और उसकी बेटी को जान से मार दिया। एंड इसी वजह से रे ने अपनी एक प्राइवेट एजेंसी खोली जिसके तहत वो तरह तरह की जेलों में जाकर वहां की सिक्योरिटी चेक करता था। ये सारी बातें सुनने के बाद एमिल ने एक बार फिर से रे को समझाया, जिसके बाद रे ने दोबारा से एमिल के साथ मिलकर वहां से भागने का एक और प्लान बनाया, जिसके लिए उन लोगों का ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो लोग किस जगह पर मौजूद हैं। लेकिन रे को ये विश्वास था कि डॉक्टर इस चीज में उन लोगों की मदद कर सकता है एंड इसीलिए एमिल ने जानबूझकर रे के ऊपर चाकू से हमला किया, जिसका इलाज करवाने रे उसी डॉक्टर के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद रे जानबूझकर वहां पर गिरने का नाटक करता है एंड जब उसे उठाया जा रहा था तो उसी दौरान रे ने कुछ चीजें चुरा ली एंड उस सामान से रे ने एक चीज बनाई जिसकी मदद से रे ये पता कर सकता था कि आखिर वो शिप कौन सी दिशा में मौजूद है। उसी दौरान वार्डन ने ये देखा कि रे आजकल बहुत ज्यादा एमिल से बातें कर रहा है एंड उसको ऐसा लग रहा था कि रे यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है। इसी वजह से उसने अपने गार्ड्स को बोलकर उसको पिटवा कर अपने पास बुलवाया। लेकिन रे ने बड़ी ही चालाकी से वार्डन को विक्टर मेनहेम का पता देने का वादा कर दिया ताकि वार्डन उसको एमिल से अलग ना करे। दिशा चेक करने के लिए रे ने जिस चीज को बनाया था उस चीज का टेस्ट करने के लिए रे को खुले आसमान के नीचे जाना था, लेकिन वो खुले आसमान के नीचे नहीं जा सकता था। इसी वजह से उसने एमिल को जावेद की मदद लेने को कहा एंड एमिल ने जावेद से मदद मांगते हुए उसे भी अपने साथ जेल से भागने का ऑफर दिया, जिसे जावेद ने एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद वो सीधा वार्डन के पास पहुंचा। उसने वार्डन को साफ साफ ये बता दिया कि एमिल और रे मिलकर दोनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो उन दोनों का आगे का प्लान तभी बताएगा जब उसे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। एंड वार्डन को ऐसा लग रहा था कि जावेद उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में जावेद एमिल की मदद कर रहा था। एंड वार्डन के कहने पर जावेद को रात के समय शिप के ऊपर जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत मिली एंड उसी दौरान उसने रे की दी हुई चीज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसने जाकर एमिल को वो चीज दे दी। रे ने जब ये चीज देखी तब उसको ये पता चला कि वो लोग उत्तरी दिशा में मौजूद हैं। जिसके बाद रे ने अपनी पूरी कैलकुलेशन लगाकर थोड़ी देर बाद एमिल को ये बताया कि वो लोग मोरक्को के आसपास मौजूद हैं एंड एमिल का एक दोस्त मोरक्को में रहता था जो एमिल के कहने पर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस तक मैसेज कैसे पहुंचे। एंड इस चीज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए रे ने एक बार फिर से डॉक्टर की मदद मांगी एंड इस बार डॉक्टर भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद उसने उसका मैसेज एमिल के दोस्त तक पहुंचा दिया, जिसमें बेसिकली ये था कि वो लोग किस दिन जेल से भागने वाले हैं एंड एमिल के दोस्तों को उन लोगों की मदद कैसे करनी है। इतना होने के बाद रे का पूरा प्लान तैयार था, जिसके बाद उसने एमिल और जावेद को बोलकर वहां के कैदियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। लेकिन इस बार की लड़ाई
लड़ाई कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी। इस बार की लड़ाई में कैदी गार्ड्स को भी मारने लगे एंड मौका देखकर रे एमिल और जावेद के साथ वहां से ऊपर की तरफ भागने लगा। भागते समय जावेद को गोली लग गई, जिसकी वजह से उसने यहीं पर रुकने का फैसला किया। उसने एक गन को लिया, जिसके बाद उसने वहां पर आने वाले सभी गार्ड्स को शूट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद रे ने सबसे पहले वहां के सीसीटीवी कैमरेस को डिफ्यूज किया, लेकिन वहां पर जगह जगह पर इंडिकेशन लगे हुए थे, जिसकी मदद से वार्डन उन दोनों को ट्रैक कर रहा था एंड उसे बंद करने के लिए बिजली का कटना जरूरी था। इसी वजह से रे वहां से इंजन रूम में चला गया, जहां से उसने बिजली को काट दिया। बाहर हेलीकॉप्टर से एमिल के दोस्त भी पहुंच गए थे एंड थोड़ी देर बाद एमिल भी खुद को बचाते हुए अपने दोस्तों के पास हेलीकॉप्टर में चला जाता है। वहां से वो उन सभी गार्ड्स को शूट कर रहा था जो गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे थे। इधर वार्डन रे को ढूंढता हुआ इंजन रूम के पास पहुंच गया था, लेकिन रे खुद को बचाते हुए एक टैंक के अंदर छुप जाता है एंड थोड़ी देर बाद वो टैंक नीचे से खुल जाता है, जिसकी वजह से रे वहां से समुद्र के अंदर चला जाता है एंड उसकी मदद करने के लिए एमिल ऊपर से नीचे सीढ़ियां फेंकता है। रे उसके ऊपर चढ़ रहा था, तभी वार्डन ने देख लिया, जो उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है एंड रे के पास में भी एक गन थी, जिसकी मदद से उसने शिप के ऊपर रखे ड्रम पर शूट कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत भयंकर धमाका हुआ एंड उस धमाके में वार्डन के साथ साथ उसके गार्ड्स भी मर गए। जिसके बाद फाइनली एमिल अपने दोस्तों के पास पहुंचा। रे ने यह देखा कि वहां पर CIA ऑफिसर जेसिका भी आई हुई है, लेकिन जेसिका ने रे को यह बताया कि वो कोई CIA ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो एमिल की बेटी है। वहां पर रे को यह भी पता चला कि जेसिका ने जानबूझकर अपने फादर को उस जेल से निकलवाने का ये सारा प्लान बनाया था। इस प्लान की इन्फॉर्मेशन पहले से ही एमिल को पता थी एंड इसीलिए उसने जानबूझकर जेल के अंदर रे से दोस्ती की। जिसके बाद रे वहां से एबिगेल के पास पहुंचा एंड एबिगेल उसको क्लार्क की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। जिसके बाद रे क्लार्क से बदला लेने के लिए उसको उसी के कार में बेहोश करवा देता है एंड वो लोग उसके साथ उसकी कार को एक बहुत बड़ी शिप के अंदर मौजूद कंटेनर में बंद करवा देते हैं एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।